अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स, फॉलोअर्स, क्लाइंट्स, मेंबर्स और जो लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं या हमारी कॉल्स को समझते हैं, हमारी बात सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, उन सब से मुखातिब हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ वीडियो, आई विल कॉल इट अ फॉलो अप वीडियो। 29 नवंबर को मैंने एक वीडियो की थी, तो उसमें बड़े कमेंट आए। सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट नहीं थे, डायरेक्ट लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत किए और मुख्तलिफ जहाँ जहाँ भी बात हो रही थी या हमारे फोरम्स हैं वहाँ पर उसके कमेंट आए। उसके बाद इवन ये नहीं कि आप लोग, बल्कि जो मेरे मिलने वाले दोस्त अहबाब हैं उनमें भी कई लोगों के ये सवाल थे, जो लोग स्टॉक में ट्रेड नहीं करते, ज़्यादा नहीं जानते। उन्होंने ये सवाल किया कि भाई 100 इंडेक्स कहाँ पहुँच गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब आप अगर 29 तारीख की थंबनेल देखें तो उसकी थंबनेल क्या थी? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट पर है? इंडेक्स ने 1 लाख कैसे हासिल कर लिया? अब अगर आप पहले जुमले पे जाएं, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट पर है? ये मेरा सवाल उन लोगों से था जो 2023 में बहुत जोर शोर से ये बात का प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो पहली लाइन तो उनसे सवाल था कि हाँ भाई, क्या डिफॉल्ट हो गया? और दूसरी बात, इंडेक्स ने 1 लाख क्यों अचीव किया? अब ये सवाल सबके सामने। हालांकि उसी वीडियो में, वैसे मैं आमतौर पे मेरी कॉल बड़ी प्योरली टेक्निकल होती है और मैंने कभी भी फंडामेंटल पे पॉइंट करने की कोशिश नहीं करता, मगर जो 1 लाख की सेलिब्रेशन थी उसमें मैंने कुछ फंडामेंटल पॉइंट डिस्कस कर दिए कि भाई क्या क्या वजूहात है, मेजर इकोनॉमिक अपडेट्स जिसकी वजह से मार्केट इतनी ऊपर चली गई। और उसी वीडियो में ये बताया कि मार्केट जो है फ्यूचर को देखती है। मतलब ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको मैं। ओजीडीसी में अगर एक कुआं निकल आए तो ओजीडीसी अगले दिन थोड़ी 200 रुपए का हो जाएगा, 400 रुपए का। अगर एक कुआं निकला है और पता लगे हम पूरी दुनिया को तेल बेचना शुरू कर देंगे, तो वो तेल की प्रोडक्शन बाहर कैसे आएगी? उसका प्रोजेक्ट लगेगा, उसकी ड्रिलिंग होगी, तो एक टाइम फ्रेम होगा। तो फिर ओजीडीसी की ग्रोथ पे इसका फर्क पड़ेगा। तो जो कॉरपोरेशन में भी डेवलपमेंट होती है या मटेरियल इंफॉर्मेशन आती है, कोई एमओयू साइन होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो वो भी फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आज एमओयू साइन हुआ और कल से चीज 20 रुपए वाली 25 रुपए में बिकना शुरू हो गई, 50 रुपए में। यही बात मैंने उस वीडियो में कही। मैंने कहा कि भाई, ये फ्यूचर आउटलुक पे बात करती है और साथ में पॉलिटिकल वॉलिटैलिटी का डिस्क्लेमर दिया कि अगर पॉलिटिकली अमन व अमान रहता है और जो पाकिस्तान में अंदरूनी दहशतगर्दी चल रही है, अगर ये सबसाइड होती है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर बेताब है बेहतर जाने के लिए। फिर उसमें एक पॉइंट दिया कि आईएमएफ ने शॉर्ट टर्म मुआहदा किया और उसके बाद जब वो अगले एग्रीमेंट में जा रहा है तो व्हाट डज इट मीन? ऐसे ही तो नहीं जा रहा ना, उसको कुछ बेहतरी नजर आई। आईएमएफ कोई हमारे मामे का तो नहीं है ना कि मैंने कहा यार पैसे दे दो, दे देगा, फिर दोबारा दे देगा। कोई ना कोई रीजन है ना, वो हमारी वर्किंग को देख के आगे जा रहा है। तो ये तमाम चीजें थी जो मैंने हाईलाइट की, मगर सवाल है कि खत्म नहीं हुए और लोग बहुत नाराज नजर आए। हालांकि मैं अपनी वीडियोस में, अगर आपको याद हो, पिछले 3 महीने की भी पुरानी वीडियो उठा के देख ले, तो मैं अपनी वीडियो में तस्वीरी शक्ल में भी आपको ये परेशानी का जिक्र करता रहा हूं। आपको याद हो, मैं एक तस्वीर दिखाता था, उसमें एक आदमी रो रहा है, तो मैं ये आप लोगों को याद दिलाता रहा हूं कि बाद में बैठ के रोगे कि मार्केट निकल गई, हमारे तो हाथ ही कुछ नहीं आया। नंबर 2, इंडेक्स ऊपर पहुंच गया, मेरे हाथ में कुछ क्यों नहीं आया? भाई इसलिए नहीं आया कि तुम्हारे स्टॉक गलत है, तुमने एंट्रीज गलत ली हुई है, और जब वो स्टॉक गिर रहे थे तुमने उनको बेचा नहीं। मतलब अपने अमल पे, ये एक नॉर्मल बात है। वैसे तो इंसानी फितरत है कि अपनी गलती कोई नहीं मानता, दूसरों पर रद्द अमल का मतलब का इजहार किया जाता है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। मगर सब में पहला अमल हमारा अपना होना चाहिए। जैसे कि मार्केट में अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, अपने एक्सपोजर को कम कर लिया जाता। मार्केट में एक चीज नीचे गिर रही थी तो उसका कोई स्टॉप लॉस होगा, उसको बेच दिया जाता। उठा के देख लो पिछले 2 महीने की वीडियोस,
मुसलसल कह रहा हूं रिप्लेस करो स्टॉक को, रीस्केजुअल करो। अभी भी पिछली 3 वीडियो भी देख लो, मैं कह रहा हूं परफॉर्म्ड स्टॉक से बाहर निकलो, दूसरे स्टॉक ले लो। अभी इन हालात में जब इंडेक्स 1,03,000 टेस्ट कर रहा है, मैं आपको ऐसे स्टॉक भी कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं यार ये बॉटम कर रहे हैं, इनमें एंट्री लो। ठीक है जी, ये तमाम बातें हुई। फिर 12 लोगों के जब सवाल देखे मैंने, कुछ लोगों ने अपने पोर्टफोलियो भेजे, उनको देखा मैंने। अब एक चीज, एक मिसाल दे रहा हूं, पता नहीं हैश कॉल कहां पे लिया हुआ है, आज तक रखा हुआ है। अच्छा, हैश कॉल की हम ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं इंट्राडे में, क्योंकि हैश कॉल तो हमारा कोई सिलेक्टिव स्टॉक नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, मगर फिर भी हम हैश कॉल को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जहां से खरीदा गया है वहां से ऊपर गया है, उसमें आपकी बात नहीं हो रही। अगर आपने हैश कॉल 100 रुपए का लिया हुआ है, 50 रुपए का लिया हुआ है, तो आपकी बात थोड़ी हो रही है। बात उनकी हो रही है जिन्होंने राइट टाइम पे एंट्री ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडेक्स अगर 60% ऊपर गया है, 60%, इस बात को जहन में रखिएगा। अब जो मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूं, इंडेक्स अगर 60% ऊपर गया है तो स्टॉक तो नहीं बढ़े, ये सवाल है। अब इसका जवाब दे रहा हूं। इस जवाब को देने के लिए ये मेरी पहली स्लाइड देखिए। अब हमारी तो रोज स्टॉक स्क्रिप्ट कॉल जाती है, तो मैंने क्या किया, जनवरी के पहले 2 हफ्तों में जो स्टॉक डिस्कस हुए, जिनकी कॉल दी गई, जहन में रखिएगा कि हम जो कॉल देते हैं वो सारी पोर्टफोलियो कॉल नहीं होती, वो सारी सेलेक्टिव कॉल नहीं होती, उसमें शॉर्ट टर्म कॉल्स भी होती हैं जो हम सिर्फ उस दिन के लिए देते हैं, तब जाके वो 12-15 स्टॉक बनते हैं। उसमें से लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म के तो मुश्किल से 4-6 स्टॉक होते हैं, मुश्किल से। बाकी तो ज्यादा कोई स्विंग ट्रेड का है, कोई इंट्राडे है कि बस आज का आज उसमें एंट्री लेनी है और निकल जाना है। तो उन स्टॉक की ग्रोथ पर क्या बात करेंगे जब हम खुद उनकी ग्रोथ को नहीं मानते, हम उनको सिलेक्टिव स्टॉक में नहीं रखते, तो उनकी ग्रोथ की क्या डिस्कशन करें। खैर, बहरहाल मैंने रेंडमली 15 दिन में जो स्टॉक डिस्कस हुए थे वो वहां से उठाए जनवरी 2024 में, और उनका मैंने 2023 की जो क्लोजिंग है उससे लेके जुमे तक की क्लोजिंग का डिफरेंस निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर सिर्फ मैं डिफरेंस निकालूं तो भी मसला हल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जनवरी 1 से नवंबर 30 तक को हम देख रहे हैं। जनवरी 1 को एक चीज 10 रुपए की है और नवंबर 30 2024 को वो चीज 12 रुपए की है, तो हमें पता लगा 20% मूव हो गई। ठीक है, अगर उस बात का क्या करें कि वो जुलाई में 17 रुपए गई है, तो ये भी तो सोचना है कि साल में ऐसा नहीं हुआ कि हम जिस तरह बैंक के वॉल्ट में स्टॉक रखते हैं, रख के बैठ गए। हमने उनको रोटेट किया, रिप्लेस किया, बीच में 3 पोर्टफोलियो आए। 2024 में आपको 2 से 3 पोर्टफोलियो मिले, तो उस पोर्टफोलियो में क्या हुआ, माल बेचा गया, फिर नया माल लिया गया। किसी का हाई अप्रैल में लगा, किसी का जून में लगा, किसी का अभी लग रहा है, किसी का कभी लगा। तो ये सारी कार्रवाई किसको करनी थी? ये सारा जो नजरों में रखना था, किसको रखना था? आपको रखना था। अब इसमें सवाल ये होता है कि कैसे रखें, क्या करें। पहले तो फैसला कर लें, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे किसी साहब ने पूछा कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, मेरे पास इसका टाइम नहीं है, उसका टाइम नहीं है। तो मैंने कहा स्टॉक में क्यों आ रहे हो, सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में पैसे रखा हो, बैठ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। फिर अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लो और उसमें पैसे रखा के छोड़ दो, तो एटलीस्ट तुम वो गेन ले लोगे। अब तुम कह रहे हो कि मैं स्टॉक में भी काम करूंगा और काम भी कुछ नहीं करूंगा, मैं ना स्टॉक देखूंगा ना मार्केट को समझूंगा। अभी इस हफ्ते हमने अपनी ट्रेनिंग क्लास की है, हाउ टू ट्रेड। तो ये तो सब आपको मैंने बार बार बताया कि अपनी ट्रेडिंग स्किल को एनहेंस करो, छोटी मोटी चीजें। अब कल के प्रोग्राम में जो हमारा जो इस वीकेंड पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, उसमें हाउ टू ट्रेड में एक नए आदमी को जो स्क्रैच से शुरू करता है, उसको सिलेक्शन कैसे करनी है स्टॉक की, वहां से लेके ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तमाम चीजों पर गुफ्तगू हुई है। तो आपको या तो अच्छा वो सीखना कोई ऐसा नहीं है पीएचडी करना है, यार 2 दिन का कोर्स है, बाकी टाइम थोड़ा लगा लो, ठीक हो जाओगे। करना कुछ नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे, एजेंट ने कह दिया, ब्रोकर ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया, इसने कह दिया, माल खरीद लिया, फिर रोना मार्केट पे।
फिर रोना मार्केट में, जिस तरह अक्सर लोग नसीब पे रोते, अपने अमल पे नहीं रोते। बेशक नसीब की अपनी हैसियत है, होती होगी, मगर अपना अमल तो नहीं छोड़ा जा सकता। खैर आगे चलते, मैंने वो 15 दिन के स्टॉक सिर्फ उठाए हैं क्योंकि लोगों के सवाल बहुत हो गए थे, और ये स्टॉक थे मुझे 40 और मेरे ख्याल में 84 स्टॉक थे, 84 स्टॉक। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको तो मुझे कंपैरिजन देना है, तो उन्होंने कहा ज्यादातर स्टॉक बढ़े नहीं, इंडेक्स बढ़ गया। तो 84 स्टॉक जो है उसमें से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो जिन्होंने 10% से कम गेन दिया है वो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 19 है। पहली बात क्या, मेरे उन स्टॉक में से मेरे सिलेक्ट किए या मेरे जो मेंबर्स और क्लाइंट्स हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है उनमें से हम स्टॉक लेते हैं। एक तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको भी देखते हैं और ज्यादा हमारी रिकमेंडेशन होती है। तो 84 स्टॉक में से 19 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 10% से कम गेन दिया, और उन 19 में से भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी क्लोजिंग जो है नवंबर 30 को जनवरी 1 से नवंबर 30 में माइनस आती है, यानी कि वो जनवरी 1 के जो रेट था उससे नवंबर 30 को नीचे खड़े थे। कोई 1% नीचे था, कोई 6%, कोई 9%, ज्यादा से ज्यादा एक स्टॉक आगा नजर आया जो 30% नीचे था। मगर बात यहां खत्म नहीं होती। अगर आप देखो ये स्लाइड की पहले प्रिंट शॉट ले लो और हमारा जो चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं ये फाइल शेयर भी करूंगा। उसकी जो नवंबर क्लोजिंग है, अब जैसे आगा को ले ले, नवंबर क्लोजिंग 997 है, मगर भाई इसी 11 महीनों में उसका एक हाई है 16 रुपए 74 पैसे का। अगर वो मूव को देखूं तो 17.64% वो ऊपर गया। अब उठा के देख लीजिए, जो दिसंबर के पोर्टफोलियो थे जो पिछले अक्टूबर से जिसकी बाइंग हो, अक्टूबर भी नहीं, सितंबर अक्टूबर से शायद बाइंग हो रही थी, उनमें तो आगा नहीं था, तो आगा वाज ओवर, तो आपको उसमें जाना नहीं था। ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस मई जून में दे चुका था, 17 रुपए 64 पैसे का हाई बना दिया था। अगर आप उसके बावजूद आगा में बैठे रहे, आपकी गलती है। इंडेक्स की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कोई गलती नहीं है। तो चलते हैं आगे। अब मैं एक एक स्टॉक पे तो बात नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां पर रेड कलर में मैंने आपको वो स्टॉक दिखाए जो मनफी क्लोजिंग दे रहे 11 महीनों की, यानी कि जनवरी 1 से नवंबर 30 तक। उसमें आगा, टीआरजी, ईपीसीएल, सेंचुरी पेपर, पीआरएल, आईएलपी, ट्रीट, एवीएन, एनसीपीएल, वेव्स है। ठीक है, मगर अगर इनकी जो आखिरी 2 कॉलम देखेंगे तो उन्होंने जो इसी 11 महीनों में हाई बनाए हैं वो सारे पॉजिटिव मूव में है। 17%, 11%, 6%, 10%, 4%, 18%, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट गेन हुआ है। अब उसका पोटेंशियल कम था तो आपको निकल जाना चाहिए था। उसके बाद कुछ एक स्टॉक है जो बाएं जानिब आपके हैं रेड कलर के बाद ब्राउन कलर में। ये वो स्टॉक है जिन्होंने तकरीबन गेन जो हमें दिया है, पॉजिटिव दिया है, मगर 10% के अंदर अंदर है, 10% के अंदर अंदर है। अब उसमें एएचएल भी आ जाता है। अब एएचएल मेरे ख्याल में एक्स हुआ है, एएचएल का हाई तो भाई 88-76 का है, मगर अभी अगर नवंबर की क्लोजिंग देखोगे तो 42-83 की है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग खोल के देखना पड़ेगा कि एएचएल बेशक इन नंबर के हिसाब से यहां पर पहुंच गया है, मगर एएचएल 108% ऊपर गया है। ठीक है, आईएनआईएल इस वक्त 8.33% नवंबर क्लोजिंग पे ऊपर नजर आ रहा है, सिर्फ 8%। मगर अगर इस साल के हाई से देखें तो वो 60% ऊपर गया। निकलना था ना। क्यों बार बार कहता हूं, लर्न टू एग्जिट इफ यू आर नॉट एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट। अब देखो ना, वही स्टॉक जो आप लेके बैठे हैं वो ऊपर भी गया, नीचे भी आ गया।
मैं खास तौर पे ISL INL का नाम इसलिए लूंगा कि हमारे एक फॉलोवर है इस्लामाबाद से, उन्होंने मुझे एक लंबी सी ऑडियो में एक बात बताई, और वो बड़े वो हमेशा से नाराज है। मैं उनको कोई 8-9 साल से जानता हूँ, और इस्लामाबाद में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो आज से 6-7 साल पहले उन्होंने OGDC और PPL का रोना रोया था। OGDC यार चलता ही नहीं है, मैंने उस कंपनी को लेटर लिखा, फला फला फला। पॉइंट ये नहीं है यार, जब मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू थोड़ी ट्रेड हो रही है यार, वो मार्केट वैल्यू है। ट्राई टू अंडरस्टैंड उसकी हैसियत क्या है। अगर मुझसे पूछेंगे PTC तो मैं कहूंगा कि PTC वन ऑफ द बेस्ट शेयर है, मगर जब मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं PTC को कहीं और रेट कर रहा हूं। PTC के एसेट वैल्यू देखो और इतनी सारी उसकी जो उसका नेटवर्क है उसको देखो, तो PTC तो पता नहीं 100-200 रुपए का होगा, ट्रेड कितने में होता है। मीजान बैंक नेशनल बैंक से बड़ा हो गया, मार्केट वैल्यू है भाई ये। मीजान बैंक, नेशनल बैंक, MCB, अलाइड बैंक, UBL उन सबसे बड़ा हो गया तो हो गया, ये मार्केट वैल्यू है। इस मार्केट में उसकी जो अपनी मूव है, ऑन टॉप ऑफ दैट स्पेकुलेटिव मूव भी होती है, जहां पर जो लोग ऐसे होते हैं जो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं, वो लोग भी एंटर होते हैं, उनको तो कुछ नहीं पता होता। उसने कहा भाई साजगार बढ़ रहा है, खरीद लो, 1200 पे खरीद लो, 1100 पे खरीद लो, फिर बैठे रहो। तो आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, दूसरों पे पॉइंट मत करें। खैर बहरहाल ये तो मैंने आपको बाएं जानिब के 19 स्टॉक की बात की। अब दाएं जानिब आइए। दाएं जानिब जो पर्पल कलर में मैंने स्टॉक दिखाए हैं वो 10% से 25-26% तक के गेन वाले हैं। इनमें भी जैसे मैं RPL की बात करूं, मोगल की बात करूं, एंग्रो की बात करूं, SNGP की बात करूं, एचकार की बात करूं, NATF की बात करूं, तो यार इन्होंने मूव बनाई है। अब जरूरी थोड़ी है सारे स्टॉक नवंबर में परफॉर्म करेंगे, सारे स्टॉक दिसंबर में परफॉर्म करेंगे। अब ये सेंस भी आपको डेवलप करना है कि यार मुझे इस वक्त मौजूदा हालात में कौन से स्टॉक लेने चाहिए, जून जुलाई के करीब कौन से स्टॉक लेने चाहिए, अप्रैल में क्या बाय करना चाहिए, ये भी आपकी सेंस है। अब ये हाई बना के बैठे हुए, हालांकि इस वक्त वो 20-25% ऊपर है जनवरी की प्राइस से, मगर वो 60% का गेन इस साल में दिखा चुके हैं। हमने नहीं लिया एग्जिट, नुकसान उठाएंगे। उसके बाद नीचे चले तो राइट साइड पे कोई स्टॉक है थोड़े से ब्लू कलर में, टर्क्वाइज कहें, ब्लू कहें, जो भी कलर है। इसमें जो स्टॉक है वो 27-28% से लेके 35% तक की मूव दिखाने वाले हैं। ठीक है जी, पहले याद रखिएगा मैंने कहा 84 स्टॉक्स मेरे सिलेक्ट किए हुए, या उनमें चंद हमारे इंट्राडे के भी हैं। उन 84 रैंडम स्टॉक में से सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने जीरो परफॉर्मेंस दी, मैं ये कह देता हूं। हालांकि मूव उसमें भी बनी है मगर वो इंट्राडे मूव थी। 84 में से 10 कितने परसेंट बना। अब बाकी स्टॉक जो मेरे पास आ रहे हैं वो 30% से ज्यादा परफॉर्मेंस के, तो उसमें कैपको, PNSC, TGL, GTYR, सिस्टम। अब सिस्टम में तो एक से ज्यादा ट्रेड्स हुई हैं, भले सिस्टम ने 30% परफॉर्म किया है, मगर मैं कहता हूं सिस्टम ने 100% परफॉर्म किया है, क्योंकि सिस्टम में अगर 3 ट्रेडें हो गई हैं 20-20% की तो भी 60% बन जाता है यार। स्विंग ट्रेड क्या होती है, स्विंग ऑफ द मार्केट को क्यों नहीं एंजॉय करते। सिस्टम तो अभी भी अच्छा स्टॉक कहलाएगा, यहां भी बाय हो सकती है, डिप पे भी बाय हो सकती है। 400 के से ऊपर तो सिस्टम अच्छा ही है, 3 ट्रेडें करा चुका है वो आपको। और जरा जाके जो लोग पढ़ते हैं, हमारी कॉल लेते हैं, तो देखिएगा कि सिस्टम कहां से कब से हो रहा है। अगर आप 2023 में जाएंगे तो सिस्टम 2023 में रिकमेंड हुआ है। ठीक है जी, मतलब ये स्टॉक सारे अच्छे हैं। कैपको, PNSC, TGL
अमेजिंग अमेजिंग स्टॉक है, ठीक है। बेशक 30% गेन है, लॉन्गर टर्म का स्टॉक है। आईसीएल सिस्टम, निषाद चुनिया, गुलेमट टेक्सटाइल, अभी तो शुरुआत है सर। और अगर आप पेशेंस रखते हैं, समझदारी करते हैं, सस्ता खरीद सकते हैं। कितने दिन इंतजार किया है 19 रुपए का गुलेमट टेक्सटाइल में, है सबर आप में? हमने तो किया इंतजार, ठीक है जी, हमने बड़ा इंतजार किया। तो जल्दी नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि स्टॉक की बाय कॉल दी जाती है, एक एक डेढ़ महीना हो जाता है, बाय नहीं होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंडेक्स अच्छा नहीं है, स्टॉक में डिप्रेशन है, इंतजार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर, जो बाकी स्टॉक है। तो दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे कि जो स्टॉक 41% से 80% तक गेन दे रहे, वो बाएं जाने में। ये तकरीबन 21-22 स्टॉक है। कितने? 21-22 स्टॉक, ठीक है जी। अब इसमें नाम आप खुद पढ़ लीजिएगा, नाम आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यह कहूंगा कि जो इनकी, जो पहले इसमें लिखा हुआ है गेन, फिर गेन परसेंटेज, फिर उसके बाद हाई मूव, तो हाई का मतलब ये है कि ये ऊपर गए कब तक। अब यहां मैंने इतना डेटा शेयर नहीं किया, किस दिन हाई बना, जून में बना, जुलाई में बना, वो बड़ा गिच पिच हो जाता। हमें तो अंदाजा है इसका, क्योंकि अगर आप देखें कि मीजान बैंक है 40% गेन पे खड़ा है जनवरी 1 से नवंबर 30, मगर अगर उसकी टोटल मूव देखें जनवरी 1 से, तो 63% गेन है। ऑक्टोपस को देखें, 47% गेन पे खड़ा हुआ है ऑक्टोपस इस वक्त, मगर ऑक्टोपस 154% ऊपर गया था अगर जनवरी 1 की रेट, ठीक है, वो अपने टाइम पे गया था, फिर वो एग्जॉस्ट होकर नीचे आ गया। आपको नहीं निकलना, 154% ऊपर गया, आपको नहीं बेचना माल, मत बेचे, फिर बैठ के मार्केट को बुरा बना गए। हम तो कह रहे हैं ऑक्टोपस अभी और खरीद लेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि हम बेच पाए। अगर बेचते नहीं तो खरीदते नहीं। फिर ऑक्टोपस है, एटलस बैटरी है, पाक ऑक्सी है, मतलब इनकी मूव्स देखें आप जरा। एटलस बैटरी अभी 51% गेन पे खड़ी है, मगर 127% ऊपर गई थी। उसके बाद बहुत सारे स्टॉक है, मैं नाम नहीं ले रहा, 80% तक जा रहे हैं, जिसमें आखिर में आपको सरले नजर आ रहा है, ठीक है ना। सरले का हाई अभी बना है, तो वही उसका गेन है। और SLGL इस वक्त 80% पे खड़ा हुआ है, 131% मूव हुआ है, ठीक है जी। अब आ जाए दाएं जानिब। अब हमारे उन स्टॉक में हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, 80% भी कम नहीं होता। मतलब अगर मुझे 80 क्या, अगर मुझे 60 भी, अगर मैं ट्रेड कर रहा होता या मेरे पास ऐसी होल्डिंग होती और मुझे 60% गेन मिल जाता, तो मैं लकी होता। क्योंकि सारी बात है, कोई भी आदमी 100% तो मार्केट से नहीं ले सकता। 4 स्टॉक होते हैं, किसी में 80% मिल जाता है, कोई 20% लेती है, कोई नहीं लेती, तो उनका एक्यूमुलेट करके मिला जुला के हम कहते हैं कि इतना गेन हो गया। तो लिहाजा मैं भी मोरिद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा किसी को कि पूरा माल ले लेना चाहिए था, पूरा आपके पास वही होना चाहिए था, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए था। मगर बहरहाल हमने जो अभी स्टॉक गिने, तो 20 और 42 और 10, 52 से 55 स्टॉक जो भी हमने देखे, उसमें सिर्फ 10 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया या इंट्राडे में परफॉर्म किया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगले 20 स्टॉक पे। इनका तो आगाज ही शुरू होता है 92% गेन से, और उसमें 464% गेन तक जाते हैं। अब ये 464 जो है ना, ये रेयर परफॉर्मेंस है, हर स्टॉक नहीं करता, हर एक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अगर चल पड़ा बोनस है, अल्लाह ताला ने अगर दे दिया है प्रॉफिट, आने दे, मगर टारगेट नहीं किया जा सकता कि ये 400% कमा के देगा, 800% देगा। ये इस तरह के टारगेट दिमाग में होने नहीं चाहिए। दिमाग में ग्राउंड रियलिटी बेस्ड टारगेट होनी चाहिए। जो आ जाएगा वो ले लेंगे, वापस थोड़ी करेंगे। कौन है जो स्टॉक एक्सचेंज को जाके कहता है यार मेरा 20% का प्रॉफिट टारगेट था,
बाकी ये जो 20% ज्यादा आ गए तुम वापस ले लो, ऐसा तो नहीं होता। तो आता तो हमारी जेब में है, मगर टारगेट बनाया जो जाता है वो ग्राउंड रियलिटी पे बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं 500% पे बना लूं। जो लोग बनाते हैं फिर वो पेनी स्टॉक, छोटे स्टॉक, उल्टे सीधे स्टॉक, खबरों पे कि नहीं नहीं उसके बारे में ये सुना है, वो तो यहाँ से 20 रुपए हो जाएगा, 4 रुपए से वो 8 रुपए से 100 रुपए हो जाएगा, वो फिर ऐसी ऐसी बातें करते मिलते हैं। मुझे पाकिस्तानी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अब 17 साल हो रहे हैं, तो 17-18 साल में मैंने ऐसी बड़ी गुफ्तगू सुनी है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जनाब फातिमा 100%, ACPL आपका 109%, हम नेटवर्क, हालांकि हम नेटवर्क मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, मैं करेक्ट कर दूं यहां पे आपको, हम नेटवर्क ना मेरा सिलेक्टिव स्टॉक है ना मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये मेरा इंट्राडे स्टॉक है। हम नेटवर्क, दीवान फारूक मोटर, TRG, नेटसोल, और वो कौन से स्टॉक थे जो मैं बता रहा था, भले आगा हो, उसमें इवन रिफाइनरी में PRL हो, अब बिलीव कीजिए PRL एक बार हमने पोर्टफोलियो में भी दिया है, मगर अभी पिछले 4-6 महीनों से ATRL, PRL, NRL हमने कभी सिलेक्टिव स्टॉक में नहीं रखा। देवर इन डेली ट्रेड, ठीक है मूव बनती है, उनकी वेव अच्छी है, बनाते हैं हम, उसमें डेली ट्रेड करते हैं, सिलेक्टिव स्टॉक में नहीं था। तो यहां पर हम नेटवर्क भी डेली स्टॉक का नहीं है। मगर अगर मैं जारों को देखूं, हम नेटवर्क, GHNI, DFML, ये स्टॉक है जो मेरे डेली स्टॉक में नहीं है। इन ग्रीन कलर के स्टॉक जो आपको नजर आ रहे हैं, और ये सारे 100 से ऊपर है, 100% से ऊपर है। मार्केट 60% मूव हुई है और ये 100% से ऊपर है, ये 20 स्टॉक है। और अभी मैंने जनवरी 2024 के सारे स्टॉक डिस्कस नहीं किए, पहले 15 दिन के रैंडमली उठा के मैंने इसमें डाल दिया और मैंने कहा भाई जवाब देते हैं आपको। ये टोटल 84 स्टॉक है, 84 में से सिर्फ 10 स्टॉक है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, 74 स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। यार नहीं मिला आपको 200% गेन, 60% वाले तो बनो, सिलेक्शन अच्छी करो ना अपनी, अपने खुद भी कुछ करो। फिर जनाब पाकरी है, हालांकि पिछले साल एक पोर्टफोलियो में पाकरी था, नहीं परफॉर्म किया था, हमारे पोर्टफोलियो में था, नहीं परफॉर्म किया था, इस साल परफॉर्म कर दिया। तो इसीलिए पोर्टफोलियो जो होता है चंद स्टॉक को मिला के बनाया जाता है, एक स्टॉक नहीं होता। मैं खुद इस बात को एग्री कर रहा हूं, 2022 या 23 में पाकरी हमारे पोर्टफोलियो में था और नहीं परफॉर्म हुआ था, ठीक है जी। तो पाकरी को देख ले, एयरलिंक को देख ले, HGP को देख ले, GHNI को तो छोड़े, बेशक 133% गया, मगर ये हम इसमें ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड। FFVL को देख ले, DFML को छोड़ दे, क्योंकि बेशक उसने 142% परफॉर्म किया, मगर ये भी हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेड में होता है, ठीक है। फिर ATLH को देख ले, SSGC, HGL, स्पेल, SYM, गैल भी आम तौर पे, वैसे गैल भी नहीं था, ये नहीं गैल था मेरे ख्याल में, गैल पोर्टफोलियो में था। अब साजगार को देख लीजिए, साजगार में पहली बाय कॉल मुझे याद भी नहीं है, 150-140 पे दी गई थी, और दूसरी और आखिरी बाय कॉल 500 रुपए पे दी गई थी, 502 रुपए पे। साजगार को पिछले मेरे ख्याल में 3-4 महीनों से सेलेक्टिव स्टॉक से निकाल के आमतौर पे हम डेली ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक रेंज बताई हुई है कि अगर वहां से उसको ट्रिगर करेगा तो फिर दोबारा एंट्री लेंगे, वरना शॉर्ट टर्म ट्रेड, खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, एक दिन में बेच दिया, 2 दिन में बेच दिया, इससे ज्यादा नहीं। मतलब मैंने तो, मेरे पास तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बोले 1200 का साजगार इन्वेस्ट किया है, 1200 में साजगार पे इन्वेस्ट किया है, मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई मेंबर नहीं है, ऐसा कोई फॉलो, मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मैंने 4 महीने से साजगार की होल्डिंग कॉल नहीं दी, 3-4 महीने तो हो गए। तो जनाब ये थी कुल सूरत हाल, 84 स्टॉक की मैंने, अब मैं हर एक पे तो बात नहीं करूंगा, आप लोग इसका प्रिंट शॉट ले, और हमारे फ्री ग्रुप जो है और जो चैनल के हमारे वो हैं क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप,
उसमें इसका पूरा फॉर्मेट होगा ताकि आप उसको खुद से आराम से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। और अगर आपको हमारी डेली कॉल चाहिए स्टॉक्स की, पीएसएक्स की, क्रूड ऑयल की, गोल्ड की, यूरो यूएसडी की, पाउंड यूएसडी की, एसएनपी की, नेस्डैक की, डॉ जोन्स की, जस्ट कॉल 0345619043 या किसी भी तरह हमारी टीम से राब्ता कीजिए, उन्हें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सोशल मीडिया पे बात कीजिए और आपको हमारी ये तमाम डेली कॉल्स मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि भाई लड़ाई झगड़े से कुछ फायदा नहीं, जिद बहस मत करो, बैठ के फैसला करो कि मैंने कहाँ गलती की है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो। लड़ाई झगड़ा करोगे तुम्हारा क्या फायदा होगा? हो सकता है तुम्हारा नुक्ता नजर इस मौजूदा हुकूमत के बारे में बुरा हो, या हो सकता है तुम्हारा नुक्ता नजर पिछली हुकूमत के बारे में बुरा हो। यार उससे हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या लेना देना? हमको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो करती है। और इतने बड़े इकोनॉमिस्ट बनने की भी जरूरत नहीं है कि इंडिकेटरों पे सवाल उठाओ। इतने इकोनॉमिस्ट या इन्वेस्टर बनो कि अपनी नेट इक्विटी पर सवाल उठाओ कि कल 1 लाख थी, आज 1,10,000 क्यों नहीं है? कल 1 लाख थी, आज 50,000 क्यों है? इतने इकोनॉमिस्ट बनो, इतने काबिल बनो। इतने काबिल नहीं बनो कि आप आईएमएफ को जाके मशवरे दो, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाके मशवरे दो कि आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। भाई ना हम वहां पहुंच सकते हैं, ना उनको मशवरा दे सकते हैं। तो लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग। हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं, अच्छे लोगों को वोट दीजिए, मगर लड़िए मत। अपने 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 आप का नुकसान कर रहे हैं। अब जो लोग बैठ के इस बात को रो रहे हैं, देखिए नुकसान तो उनका हुआ ना। मार्केट अभी 1,02,000 3,000 पे चली गई, 1,10,000 पे चली जाए, नीचे भी आएगी और उस वक्त भी जो नहीं बेचेगा फिर रोएगा। मार्केट का साइकिल ऐसे चलता रहता है, मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर इस साइकिल का ऊपर का हिस्सा जो है 40,000 पे है, नीचे का 20,000 पे है, तो साइकिल अगर चलेगा तो हमेशा मार्केट 40 और 20 में चलेगी। ऐसा नहीं होता। जाके मंथली ईयरली चार्ट देखो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक तसलसल है मार्केट का ऊपर जाने का। तो साइकिल ऐसे चलता है और इसको जो चैनल होता है बुलिश, उसमें ऊपर चलता चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा चैनल साइडवेज में चलता है। साइकिल चलता है मगर या तो बुलिश या बेयरिश। तो जरा अगर दिमाग को खोल के सोचेंगे तो शिद्दत पसंदी लड़ाई झगड़े से बाहर आएंगे और दुरुस्त फैसले करेंगे। अपने इल्म को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, ट्रेडिंग को सीखिए। ट्रेडिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। एक गैर पढ़ा लिखा शख्स अगर कर सकता है तो आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। नहीं आई हो तो माजरत चाहता हूं, पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे पॉइंट से कितने लोग मुत्तफिक हैं और कितने लोग नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।